शुरू। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बनाई उच्च स्तरीय समिति। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 हादसे की होगी जांच। आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पंचमढ़ी में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को करेंगे संबोधित। 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ आज। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वर्चुअली करेंगी उद्घाटन। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का आज वायनाड दौरा। आज और कल दौरे पर रहेंगी प्रियंका। बंदूर निलंबूर विधानसभा के कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। बीजेपी का आज से शुरू होगा मेगा प्रशिक्षण शिविर। प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के सभी सांसद विधायक होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद मानसून की एंट्री। राजस्थान में 23 जिलों में बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज अहमदाबाद दौरा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को अहमदाबाद जाएंगे। आपको बता दें, रविवार दोपहर को 4 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे। हवाई जहाज दुर्घटना के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां रविवार यानी कल अहमदाबाद के दौरे पर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही सिविल अस्पताल में घायलों और शोकाकुल परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। दुखद विमान दुर्घटना स्थल का दौरा भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अहमदाबाद विमान हादसे में 241 लोगों की मौत हो गई और अब कल यानी रविवार को अहमदाबाद दौरे पर हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से अहमदाबाद विमान हादसा बेहद दुखद ये हादसा, उसके बाद अब एक एक करके जो भी नेता हैं वो उनका अहमदाबाद दौरा है। जानकारी मिल रही है कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अहमदाबाद दौरे पर हैं। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास, दर्शकों को बताइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल यानी रविवार को अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। गुजरात के दौरे पर रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कल 4 बजे के आसपास अहमदाबाद पहुंचेंगे। उसके बाद सीधे घटना स्थल पर जाएंगे जहां पर विमान हादसा हुआ था। विमान हादसे की स्थिति को देखेंगे कि किस प्रकार, कितना भयानक और कितना दुखद हादसा हुआ है। और उसके बाद सिविल अस्पताल जाएंगे जहाँ पर घायल और पीड़ित वहाँ पर मौजूद हैं। तो घायलों से मुलाकात करेंगे, उनका दुख दर्द बांटेंगे, उनको संवेदना प्रकट करेंगे। इसके साथ ही साथ वहाँ के कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी शक्ति सिंह गोयल के साथ भी मुलाकात करेंगे और कांग्रेस पूरा डेलीगेशन इन दोनों स्थानों का दौरा करेगा। और उसके बाद कांग्रेस की एक शाम को बैठक भी रखी गई है जिसमें जो पीड़ित परिवार हैं और जिन इस विमान हादसे में जाने गई हैं उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा भी रखाएगी, जिसमें कांग्रेस की तरफ से गुजरात के अहमदाबाद में एक श्रद्धांजलि सभा में सबको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनके प्रति संवेदना प्रकट की जाएगी। साथ ही परिवार के लिए शुभकामनाएं की जाएंगी। तो इस तरह से कांग्रेस का पूरा एक कार्यक्रम रखा गया है और कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय, इस दुखद और इस पीड़ा के समय वो उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं और एकजुटता पूरी दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये विमान हादसा हुआ है, इसमें वो पीड़ित परिवारों के साथ, सरकार के साथ है। सरकार उन पीड़ित परिवारों की जो ज्यादा से ज्यादा मदद हो सकती है, उनको जो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जा सकता है और उनको जो लाभ पहुंचाया जा सकता है, सरकार उसको पहुंचाए, इसकी भी मांग कल मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष करते नजर आ सकते हैं। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कल यानी रविवार अहमदाबाद पहुंचेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। हवाई जहाज दुर्घटना के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
देश की बात में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के भाई का निधन हो गया है। बड़े भाई शालीक राम मौर्य का निधन हुआ है। आपको बता दें, 2 महीने से पीजीआई में इलाज चल रहा था। हार्ट अटैक से शालीक राम मौर्य का निधन हुआ है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के भाई का निधन हो गया है। बड़े भाई शालीक राम मौर्य का निधन हुआ है। 2 महीने से पीजीआई में इलाज चल रहा था। आपको बता दें, हार्ट अटैक से शालीक राम मौर्य का निधन हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्य सचिव मनोज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। सभी मंडलायुक्तों और डीएम के साथ समीक्षा की। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बाढ़ प्रबंधन, योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। ग्राम स्तर पर बाढ़ की तैयारियां समय से कराएं, ये निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ प्रबंधन कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो योग दिवस के भव्य व्यवस्थित आयोजन के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, 15 से 21 जून तक योग सप्ताह का आयोजन होगा और इसी को लेकर समीक्षा की गई है और इस समीक्षा बैठक में ये निर्देश भी दिए गए हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 15 से 21 जून तक योग सप्ताह का आयोजन होगा और इसी को लेकर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सभी मंडलायुक्तों और डीएम के साथ समीक्षा की है। बाढ़ प्रबंधन और योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, जिस तरीके से मुख्य सचिव ने बाढ़ प्रबंधन और योग दिवस को लेकर समीक्षा की है, इसमें और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में, क्योंकि जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय एक दिवस पे जो योग का कार्यक्रम चलता है, उसको लेके 1 सप्ताह तक योग जो है दिवस के रूप में लोग मनाएंगे। योग सप्ताह में इसलिए सभी जो है, जो डीएम और कमिश्नर, तमाम लोगों की जो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बात की और जो बारिश से पहले जैसे बाढ़ नियंत्रण, तमाम वो इलाके तराई के जहाँ पे बारिश की वजह से बाढ़ आती है, नदियाँ जो है उफान पे जब रहती हैं, जो अपनी चपेट में ले लेती है, जो गांव है, उन सब के लिए पहले ही प्रबंधन करने के दिशा निर्देश दिए। और वहीं जो योग सप्ताह का है, वो जो मनाया जाएगा 1 सप्ताह तक, उसके लिए भी
उन्होंने सभी अफसरों को निर्देश दिए। ठीक है कौशलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्य सचिव मनोज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। आपको बता दें, सभी मंडलायुक्तों और डीएम के साथ समीक्षा की, बाढ़ प्रबंधन और योग दिवस को लेकर समीक्षा की और जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 18 टायरा ट्रक पेड़ से टकराया है। आपको बता दें, इस हादसे में 2 की मौत हो गई है तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। ट्रक में लदे थे ट्रेन के पहिए, तो ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में 2 की मौत हो गई है तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। तो बिजनौर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जहीर जुड़ चुके हैं। जहीर, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है हादसे की, 2 लोग की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। इस हादसे का कारण क्या था और जो घायल है उसकी स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए हादसा बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र में मुरादाबाद रोड पर देर रात हुआ, जब एक रेल के पहिए से भरा हुआ ट्रक जो है बिजनौर की तरफ आ रहा था। जैसे ही वे पैकेजिया गाँव के पास पहुंचा, तभी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे का जो ट्रक का जो अगला हिस्सा है वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। 3 लोग जो सवार थे उसके अंदर वो बुरी तरह फंस गए। आस पास के काफी लोगों इस मौके पर पहुंचे। करीब 1 घंटे की मुश्किल के बाद तीनों को बाहर निकाला, जिसमें 2 की मौत हो चुकी थी और एक की हालत गंभीर थी, अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, डॉक्टर द्वारा इलाज है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दें, घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रायबरेली से है, जहां को तालिबानी सजा दी है। पेड़ में बांधकर युवक वीडियो वायरल हुआ है। आम बेचने गांव गया था पीड़ित युवक। लोगों ने पेड़ से बांधकर कोतवाली के पिलखा गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां युवक को पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई की गई और इस पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो लालगंज कोतवाली के पिलखा गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते अब खबर आगरा से है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से युवती की मौत हो गई है। मजदूरी करने पास के गांव में जा रही थी मृतका। आपको बता दें, युवती की मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है। तो थाना डौकी क्षेत्र के गांव मढ़ी निवासी थी ये युवती। पुलिस उप जिलाधिकारी फतेहाबाद मौके पर पहुंचे हैं। थाना डौकी क्षेत्र के गाँव की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहाँ युवती की मौत से घर में कोहराम मचा। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, आकाशीय बिजली गिरने से युवती की मौत। और देश की बात में अब बात कर रहे हैं हमीरपुर की, जहां आज से 51 घंटे बंद रहेगा नेशनल हाईवे 34 टाइगर हाईवे। सुबह 4 बजे से वाहनों के आवागमन पर रोक लगेगी। यमुना पुल पर मरम्मत कार्य के चलते ये फैसला लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग भी सुझाए हैं। तो 14 जून यानी आज से 21 जुलाई के बीच हाईवे की मरम्मत का काम होगा और इसी काम के चलते डायवर्जन किया गया है। तो हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, तो हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं। तो हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मरम्मत के काम के चलते हजारों वाहन प्रभावित होंगे और इसी के लिए डायवर्जन किया गया है। 14 जून यानी आज से 21 जुलाई तक ये डायवर्जन रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि मरम्मत के काम के चलते डायवर्जन किया गया है, तो ज़रा किसर डायवर्जन किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर दर्शकों को बताइए सिद्धार्थ। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जो ये सागर हाईवे को कानपुर से कनेक्ट करने वाला हमीरपुर का यमुना पुल है, इसको पूरे 48 साल हो चुके हैं, जिसके बाद NHAI की तरफ से पुल में आई दरार संपन्न की समस्याओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि 14 जून से 21 जुलाई के बीच पुल की मरम्मत कार्य किया जाएगा, जिस पर हर शनिवार और रविवार पुल में काम चलेगा, जिससे देखते हुए सारी वाहनों को बंद कर दिया गया है और लोगों को दिक्कत ना हो, जिसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था ने डायवर्जन लगाए हुए हैं। जी ठीक है सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये हमीरपुर से खबर आपको बताएं, जहां ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं। तो मरम्मत के काम के चलते ये फैसला लिया गया है। 14 जून यानी आज से 21 जुलाई के बीच हाईवे का मरम्मत काम होगा और इसी के चलते डायवर्जन किया गया है। और अब खबर बरेली से है, जहां मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान सामने आया है। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल अध्यक्ष तौकीर रजा का बयान सामने आया है। आपको बता दें, CM योगी पर टिप्पणी कर बोले हैं कि रविवार को दूंगा गिरफ्तारी।
हैदरी दल को बताया देशभक्त संगठन और पुलिस को कहा अंग्रेजों की मानसिकता वाली। तो बजरंग दल को बताया आतंकवादी संगठन। मौलाना तौकीर समेत 11 लोग गिरफ्तारी देंगे और गिरफ्तारी ना हुई तो धरने पर बैठेंगे मौलाना। बयान से गरमाई सियासत है। पुलिस फिलहाल अलर्ट मोड पर है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उनके बयान से सियासत गरमाई हुई है और फिलहाल पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस बार ये फैसला किया है कि भीड़ जमा नहीं की जाएगी। अपने शहर का अमन अमान बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है और किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। भीड़ नहीं की जाएगी। गिरफ्तारी हम 11 लोग मैं अपने 10 साथियों के साथ गिरफ्तारी दूंगा और पूरी शांतिपूर्वक तरीके से काम किया जाएगा। और अगर गिरफ्तारी नहीं लेते हैं तो हम वहीं पे धरना देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान सामने आया है और अब देखना होगा उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो धरने पर बैठेंगे। को बता दूं, इस तरह से जाहिर मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने एक असंतुष्टता जताई है देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति, पुलिस प्रशासन के प्रति। उन्होंने मुसलमानों के प्रति होने वाले जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी जुबान में कहना चाहिए कि बजरंग दल एक आतंकवादी दल है और उनको जो है वो हिजाब नोचते हैं, खींचते हैं इस तरह से। लेकिन उनको हैदरी दल का जो है वो एक बहन बेटी को समझाना जो है उनको आतंकवाद लगता है, देशद्रोह लगता है और इस तरह से वो मुसलमानों पर लगातार जो है अत्याचार के खिलाफ यहाँ पर गिरफ्तारी देने के लिए इतवार को जो है वो धरना देंगे। और गिरफ्तारी नहीं होती है, किसी कारणवश पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती है, तो वो जो है वहां पर 11 लोगों के साथ धरने पर बैठ जाएंगे। जी ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान सामने आया है। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल अध्यक्ष तौकीर रजा का बयान। सीएम योगी पर टिप्पणी कर बोले हैं कि रविवार को गिरफ्तारी दूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं प्रयागराज की। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हत्याकांड में फरार बमबाज गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। शूटर साबिर और अरमान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने जारी किया और गैर जमानती वारंट। उमेश पाल हत्याकांड में भी तीनों के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शूटर साबिर अरमान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। मधुर, जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में भी तीनों के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी था, और इस खबर पर और क्या कुछ जानकारी है आपके पास मधुर? मैं आपको बता दूं कि ये तीनों ये अतीक अहमद के गुर्गे हैं, गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान। तो अरमान जिसमें शूटर भी है, उसमें जो है जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ था उसमें ये तीनों जो है अभियुक्त है और आरोपी है, और इसमें फरार चल रहा है, जिसको लेकर के गैंगस्टर न्यायालय में जो है इनके खिलाफ NBW यानी कि नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है, गैर जमानती वारंट जारी किया है। और उसको लेकर के मैं आपको बता दूं कि इनको जो है कि 5-5 लाख रुपए का इनाम इन लोग पर ऑलरेडी रखा गया है, जिसकी वजह से इनको बराबर पुलिस जो है दबिश कर रही है। कई राज्यों में और कई जनजातीय क्षेत्रों में इनको दबिश की गई है, लेकिन अभी तक इनका कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उसको लेकर के पुलिस के हाथ अभी भी खाली ही चल रहे हैं। तो इसको लेकर के ये जो गैर जमानती वारंट यहाँ पे इशू किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गैंगस्टर न्यायालय ने इसको इशू किया है, और ये जो किया गया है ये गैंगस्टर के चलते, इसके गैंगस्टर मामले में इसको जो जारी किया गया है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, उमेश पाल हत्याकांड में पिछले 2-2.5-3 साल पहले यहाँ पे फिल्म चला एक जगह वहां पे हुआ था, जिसमें अधिवक्ता उमेश पाल और उनके दो जो उनके अंगरक्षक थे उनको जो हत्या इन लोगों ने की थी, जिसमें गुड्डू मुस्लिम जो थे उन्होंने बम मारा था, और उसके साथ ये जो उसके अरमान थे, शूटर थे, और साबिर था, ये तीनों ने मिल करके ये जो हत्याकांड था इसको अंजाम दिया था, जिसको लेकर के इनको पर ऑलरेडी जो है कोर्ट का जो है वहां पे वो चल रहा था। लेकिन उसके बाद से ये जो गैंगस्टर न्यायालय है, इसने यदि गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है इनके ऊपर जो है गैर जमानती वारंट, जिसे NBW कहा जाता है, उसको जारी कर दिया है। और अभी तक मैं आपको फिर बता दूं कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, इनको बराबर दबिश दी जा रही है। और इसके साथ साथ अतीक अहमद जो उनकी जो वाइफ है, उसके साथ साथ अशरफ, उनकी वाइफ इस समय सभी लापता है। लेकिन जो ये NBW जारी किया गया है, इन तीनों गुर्गों के खिलाफ, इन तीनों आरोपियों के खिलाफ ही जारी किया गया, इसमें मुस्लिम गुड्डू है और अरमान है और साबिर है। जी ठीक है मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। हत्याकांड में फरार बमबाज गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। ये बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं।
और खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं बरेली की। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। बरेली से अहम जानकारी, जहां 65 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ी पाकिस्तानी महिला। 1961 में दीर्घकालिक वीजा पर आई थी फरहद सुल्ताना। 8 महीने की उम्र में आई, फिर कभी पाकिस्तान नहीं लौटी। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। अब बरेली में परिवार की मुखिया है, 6 बच्चों की मां है ये महिला। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पकड़ी गई फरहद के पास आधार और राशन कार्ड भी। अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की जांच में ये गिरफ्तारी हुई है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, कराची के निवासी फरहद पर एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई। बरेली पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आया है। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 65 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ी पाकिस्तानी महिला। 1961 में दीर्घकालिक वीजा पर फरहद सुल्ताना भारत आई थी। 8 महीने की उम्र में आई और फिर कभी पाकिस्तान नहीं लौटी। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। पकड़ी गई फरहद के पास आधार और राशन कार्ड भी है। तो अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की जांच में ये गिरफ्तारी हुई है। कराची की निवासी फरहद पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं आपको बता दें, बरेली पुलिस ने कहा कि जांच के बाद अब आगे की कार्रवाई होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उसी में ये महिला पकड़ी गई है जो 8 साल की उम्र में भारत आई और फिर कभी नहीं लौटी, इस खबर पर और क्या कुछ जानकारी इस महिला से जुड़ी है आपके पास? मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से बरेली पुलिस ने ऑपरेशन खोज को चलाया है, इसमें बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी जो नागरिक हैं, जो अवैध रूप से जो बरेली में रह रहे हैं, उसके इन चरणों में तलाशी के दौरान जो है एक महिला फरहद सुल्ताना जो है वो यहाँ पर मिली हैं। और गौरतलब वाली बात यह है कि वो सन 1961 से जो है वो बरेली में रह रही है। जब वो यहाँ पर आई थी तो 8 साल की उम्र में आई थी एक बालिका के रूप में, और लगातार यहीं पर अपनी माँ के साथ रहती रही। बस में जो है वो करते करते उन्होंने रूप से यहाँ पर जो है वो अपना आधार कार्ड भी बनवा लिया, वोटर कार्ड भी बनवा लिया, राशन कार्ड भी बनवा लिया। लेकिन ऑपरेशन खोज के तहत जो है वो पुलिस ने एक सफल कामयाबी पाई है और इनको ढूंढ निकाला है। ये यहाँ पर जो है लॉन्ग टाइम वीजा के तहत यहाँ पर रह रही थी। और इसके बाद जो है गौरतलब वाली बात यह है कि जिस तरह से इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट यहाँ पर बनाए हैं, पुलिस ने जो है उस पर कार्रवाई करते हुए इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके और आगे की कार्रवाई कर रही है। जी ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई में ये महिला पकड़ी गई है। फिलहाल फरहद पर एफआईआर दर्ज की गई है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अब बात कर रहे हैं अलीगढ़ की, जहां अलीगढ़ में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। तापमान पहुंचा 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक। तो लू और तपती धूप से लोग परेशान हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। घरों में कैद हुए लोग, भीषण गर्मी के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। गर्मी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। पंखे कूलर भी हल्के में पड़े हैं। तो बिजली की मांग में ज़बरदस्त बढ़ोतरी। ट्रांसफार्मर भी गर्मी से बेहाल हुए। विद्युत विभाग को कूलर लगाने पड़े हैं। अधिकारियों का कहना है कि गर्मी से निपटने को तैयार हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। तो गर्मी को लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। अलीगढ़ में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। तापमान की बात करें तो यहाँ पर 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। लू और तपती धूप से लोग परेशान हैं और इसी के चलते मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है।
गर्मी देखते हुए इन दिनों में तापमान 47 से 48 डिग्री का तापमान जो चल रहा है, उसकी वजह से मशीनों के अंदर में लोड बढ़ जाता है और साथ साथ में इसके अंदर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से इसको ठंडा रखने के लिए हमने कूलर की व्यवस्था कर रखी है। कूलर की व्यवस्था होने से मशीनें हमारी ठंडी बनी रहती हैं और बिजली की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। यहाँ से करीबन 1000 से ज़्यादा लोगों को जो है ना सप्लाई हम दे पा रहे हैं और अच्छी से अच्छी सप्लाई दे पा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों में लोड बढ़ जाने की वजह से समस्या तो आती है कि हीट वगैरह बढ़ती है और ट्रिपिंग वगैरह आती है, जंपर वगैरह जल जाते हैं। लेकिन जब हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है तो इसकी वजह से कंप्लेन मिनिमम से मिनिमम होती है। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर बेहद विधायक उमर अली खान ने गहरा शोक जताते हुए मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा सीट बेहट से समाजवादी पार्टी के विधायक उमर अली खान ने गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने 10 से 20 साल पुराने जहाज उड़ाने पर भी सवालिया निशान खड़े किए। साथ ही इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने और इस घटना के दोषियों को सजा दिए जाने की मांग की है। रसड़ा पुलिस को सूचना मिली कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा देखिए बहुत दुखद घटना है और हमारी दुआएं उन तमाम परिवारों के साथ में जिनका इतना बड़ा नुकसान हुआ है इस हादसे के अंदर। ऊपर वाला उनको ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये कहना चाहूँगा कि 10 साल से पुरानी कार तो रोड पे चलाने के लिए मना करते हैं, जिसमें 4 आदमी बैठ रहे हैं, और हवाई जहाज जिसमें 250 से ऊपर आदमी बैठ के जा रहे हैं, वो 10 साल से क्या 15 साल 20 साल पुराने जहाज है, वो आज भी हवा के अंदर उड़ रहे हैं। तो ये पब्लिक की जान से खिलवाड़ है। कार तो फिर भी सड़क पे रहेगी, खराब होगी, सड़क पे खड़ी हो जाएगी। जहाज ऊपर खराब हो, ऊपर वाला माफ कर, देखिए नीचे वालों को भी लेके मरा है। उसे मेडिकल स्टूडेंट्स भी थे जो वहाँ जिनका हॉस्टल था, उतने बेचारे देश का भविष्य था, उन लोगों को कितना नुकसान हुआ है। और अब खबर बलिया से है, जहां छेड़खानी का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि पीड़िता के भाई के दोस्त को एक मनबड़ युवक ने गोली मार दी। ये घटना उस वक्त हुई जब युवक अपने दोस्त के साथ आरोपी से उसकी बहन के साथ की गई छेड़खानी पर जवाब तलब करने गया था। घटना के संबंध में घायल युवक ने बताया कि उसका दोस्त अपनी बहन के साथ हो रही छेड़खानी को लेकर काफी परेशान था। युवती को एक स्थानीय युवक ब्रजेश यादव लगातार परेशान कर रहा था। जब वो और उसका दोस्त ब्रजेश से बात करने गए तो ब्रजेश ने अचानक गुस्से में आकर गोली चला दी, जो सीधे युवक के पैर में जा लगी। गोली लगने से घायल हुए युवक धनंजय राजभर को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि धनंजय की हालत स्थिर है और उसे खतरे से बाहर बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी ब्रजेश यादव की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। रसड़ा पुलिस को सूचना मिली कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धनंजय राजभर पुत्र बालचंद राजभर निवासी महावीर अखाड़ा थाना रसड़ा को गोली मारकर घायल कर दिया गया है। सूचना ही मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर जाकर मजरूब को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। मजरूब की स्थिति खतरे से बाहर है। परिजनों से प्राप्त तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर 3 टीमें गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलिया जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार
2 संदिग्धों को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन दोनों युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है। पूछताछ में उसका नाम दीपक बताया, जो 25,000 रुपए का इनामी अपराधी है। दीपक पर चोरी समेत कई गंभीर अपराधों के मुकदमे कई थानों में दर्ज हैं। वहीं उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। गाड़ी मंगाओ, जल्दी गाड़ी मंगाओ, गाड़ी। जनपद बलिया के थाना भीमपुरा के अंतर्गत आज पुलिस के द्वारा अपराधियों के बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए चेकिंग की जा रही थी। तो इतने में एक मोटरसाइकिल में जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे, उसको रोकने का इशारा किया गया तो वो भागने लगे। पुलिस टीम के द्वारा उनका पीछा किया गया और उनकी घोड़ाबंदी जब की गई तो उनके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी। पुलिस टीम के द्वारा जब उनसे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम दीपक बताया, जो पूर्व में जो है लाल बकड़ी थाने में हुई चोरी में एवं गढ़वार मोटरसाइकिल की चोरी में अभियुक्त रहा है और जनपद से 25,000 का इनामी बदमाश है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी। सिपाही भर्ती के 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह नियुक्ति पत्र देंगे। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। नवचयनित सिपाहियों में महिलाएं भी शामिल हैं। तो सीएम योगी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर जिले के सेवरही थाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। ये हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी। आपको बता दें 11 जून 2025 को ग्राम मठिया भोकरिया नौका टोला के पास एक बड़ी नहर के बीच रोड किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस जांच में मृतक की पहचान अनिल यादव, जिसकी उम्र 30 साल, पुत्र बब्बन यादव निवासी सखवनिया बतर डेरा थाना कसिया के रूप में हुई। मामले में सेवरही थाने में मुकदमा संख्या 180/2025 दर्ज किया गया। जांच के दौरान सामने आया कि मृतक अनिल यादव के पिछले 2 सालों से अर्चना यादव से प्रेम संबंध थे। मार्च 2025 में अर्चना की शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी के बाद भी अनिल उस पर संबंध बनाने का दबाव बनाता रहा। इससे परेशान होकर अर्चना के पति ने उसे मायके भेज दिया। इसके बाद अर्चना और उसके परिजनों ने मिलकर अनिल की हत्या की साजिश रची। उन्होंने अनिल को फोन कर बुलाया और फावड़ा व हेलमेट से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इस मामले का खुलासा सेवरही थाना और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में हुआ। जनपद कुशीनगर में थाना सेवरही अंतर्गत ग्राम मठिया में 2 दिन पूर्व एक आदमी की बॉडी मिली थी और उसकी शिनाख्त अनिल यादव, जो कि थाना कसिया का रहने वाला था, उसके रूप में हुई थी। हत्या की इस घटना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराते हुए घटना की खुलासे के लिए टीमें लगाई गई थी। घटना का खुलासा कर लिया गया है। इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और पूछताछ में ये एक प्रेम प्रसंग का मामला निकल कर आया है। इसमें जो गिरफ्तार एक महिला अर्चना यादव से इस मृतक अनिल यादव के प्रेम प्रसंग था। पहले अर्चना यादव की शादी मार्च 2025 में हो गई थी। अनिल यादव शादी के बाद भी उससे महिला पर
संबंध बनाए रखने हेतु दबाव दे रहा था और इसी से तंग आकर पति ने भी उसको अपने मायके में लाके छोड़ दिया था। इन्हीं सभी बातों से क्षुब्ध होकर अर्चना यादव और उसके परिजनों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।